हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान से अध्याय है 8 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव से 5 अंक स्तरीय प्रश्नोत्तर देख रहे हैं। परीक्षा में यही से प्रश्न आएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। प्रश्न संख्या 1 आता है, बाहित मल में सूक्ष्म जीव के उपचार एवं महत्व का वर्णन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जीवाणु बाहित मल यानी कि सीवेज में मौजूद कार्बनिक प्रदूषकों के अपने में ग्रहण कर इसे शुद्ध करने का कार्य करते हैं। बाहित मल उपचार के विभिन्न चरण निम्नलिखित हैं। पहला में है यहाँ पे प्राथमिक उपचार। इस चरण में मूलतः बाहित मल में मौजूद छोटे बड़े लंबित कणों को अलग किया जाता है। इसके लिए विभिन्न भौतिक क्रियाओं जैसे अपसादन, सेडिमेंटेशन, प्लवन, फ्लोटेशन, छानन, स्क्रीनिंग एवं निस्पंदन, फिल्ट्रेशन का सहारा लिया जाता है। आगे है यहाँ पे, बाहित मल जल में बचे अन्य भारी गंदगियाँ जो ठोस कणों के रूप में रहती है, धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है, जिन्हें प्राथमिक अवमल यानी कि प्राइमरी स्लज कहते हैं। ऊपर अवस्थित बाहित मल जल जो अब कुछ स्वच्छ हो जाता है, उसको प्राथमिक निस्सादन टंकी यानी कि प्राइमरी सेटलिंग टैंक से द्वितीयक उपचार हेतु दूसरी टंकी में ले जाया जाता है। अब देखिए, दूसरा में आता है द्वितीयक उपचार या इसे जैविक उपचार कहते हैं। तो इस चरण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग कर कार्बनिक प्रदूषकों का अपघटन करवाया जाता है। इसके लिए वायवीय सूक्ष्म जीवों को यांत्रिक वातन टंकियों यानी कि मैकेनिकल एरिएशन टैंक से गुजारा जाता है। इन सूक्ष्म जीवों को लगातार ऑक्सीजन मिलता रहता है, जिससे वृद्धि कर जीवाणु झुंड यानी कि फ्लॉक्स बनते हैं। द्वितीय उपचार के बाद बहिस्राव यानी कि इफ्लुएंट को सामान्यतः प्राकृतिक जलाशयों में बहा दिया जाता है। अब देखिए, प्रश्न संख्या 2 आता है, कह रहा है क्वेश्चन, बाहित मल क्या है, इसकी रचना एवं इसके हानिकारक प्रभाव का वर्णन करें। तो उत्तर में हो जाएगा, बाहित मल यानी कि सीवेज या म्यूनिसिपल वर्ज्य पदार्थ यानी कि वाटर बॉडीज में निहित मानव मल सहित अन्य कार्बनिक वर्ज्य पदार्थ सहित कई प्रकार के रोगजनित सूक्ष्म जीव जल में मौजूद रहते हैं। रासायनिक संगठन के हिसाब से बाहित मल में करीब 99% जल तथा 1% ठोस वर्ज्य पदार्थ होते हैं। इसके अलावा बहुत से सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कोलीफॉर्म, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लोस्ट्रीडिया, लैक्टोबैसिलस इत्यादि सूक्ष्म कवक, प्रोटोजोअन सहित सूक्ष्म शैवाल पाए जाते हैं। बाहित मल के हानिकारक प्रभाव में बाहित मल का उचित स्थान पर प्रवाहित करना एक प्राकृतिक महत्व है, क्योंकि यदि इसे नदी में सीधे प्रवाहित कर दिया जाए तो इसके कई घातक परिणाम हो सकते हैं। जैसे में यहाँ पे देख लीजिए, पहला में दिया गया है, इसके कारण घुलित ऑक्सीजन की कमी जल में होने लगती है। ऑक्सीजन के ह्रास से बहुत से वायवीय जलीय सूक्ष्मजीव मर जा सकते हैं। फलस्वरूप जलीय पारिस्थितिक तंत्र व खाद्य श्रृंखला पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा में इसके कारण कई प्रकार के रोग सूक्ष्मजीवी के जल में मौजूदगी से होने की संभावना बनी रहती है। और तीसरा में आता है यहाँ पे, इसके कारण बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसे BOD कहते हैं शॉर्ट में। अगर कोई पूछ दे BOD का फुल फॉर्म, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में वृद्धि होती है। ये बात आपको याद रखनी है। प्रश्न संख्या 3 है, बाहित मल क्या है, इसके उपचार की किसी एक विधि का संक्षिप्त वर्णन करें। और ये क्वेश्चन 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, बाहित मल यानी कि सीवेज या म्यूनिसिपल वर्ज्य पदार्थ जल निकाय में मौजूद मानव मलमूत्र सहित अन्य कार्बनिक पदार्थ एवं कई प्रकार के रोग जनित सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। यदि ऐसे सीवेज वाटर को सीधे नदी में प्रवाहित कर दिया जाए तो जलीय जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ जाता है। अतः इसे प्राथमिक व द्वितीयक उपचार विधि द्वारा साफ कर फिर नदियों में प्रवाहित किया जाता है। अब देखिए, प्राथमिक या भौतिक उपचार विधि, इस विधि में बाहित मल में मौजूद छोटे बड़े उत्प्लावित ठोस कणों को फिल्ट्रेशन एवं सेडिमेंटेशन के
द्वारा हटाया जाता है। छानने के क्रम में छनित को बड़े सेटिंग टैंक में रखा जाता है जहां ग्रेट नीचे बैठ जाता है। अब सेडिमेंट को प्राइमरी स्लज कहते हैं जबकि सुपरनेटेंट को इफ्लुएंट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है प्राइमरी स्लज एवं एक्टिवेटेड स्लज में अंतर। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी स्लज, एक्टिवेटेड स्लज। तो आइए देखते हैं क्या क्या अंतर है। तो यह प्राथमिक उपचार के दौरान निर्मित होता है, यह द्वितीयक उपचार के दौरान निर्मित होता है। इसमें फ्लॉक्स नहीं रहता है, इसमें फ्लॉक्स मौजूद रहता है। अब आगे यहाँ पे इसमें एरिएशन की आवश्यकता नहीं होती है, इसके लिए एरिएशन की आवश्यकता होती है। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 है जो कि महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। कह रहा है सूक्ष्मजीव क्या है, मानव कल्याण में इनकी भूमिका का वर्णन करें। तो उत्तर में हो जाएगा सूक्ष्मजीव के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीवाणु, प्रोटोजोअन, कवक, वायरोइड्स आदि आते हैं। जीवाणुओं एवं कवकों को प्रयोगशाला में पोषक माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है। विभिन्न सूक्ष्म जीवों से मानव का कल्याण विभिन्न तरीकों से होता है जो निम्नलिखित है। पहला में है यहाँ पे घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, जैसे दूध से दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया भाग लेता है जिसमें लैक्टोज किण्वन द्वारा लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। इसी प्रकार पनीर तथा डोसा निर्माण के लिए प्रोपियोनिया बैक्टीरियम, साल्मोनेलाई तथा सैक्रोमाइसीज सेरेविस क्रमशः भाग लेते हैं। अब देखिए दूसरा में है औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्मजीव, जैसे प्रतिजैविक के निर्माण में पेनिसिलियम न्यूटेटम तथा अन्य सूक्ष्मजीवी का उपयोग करते हैं। तीसरा में है वाहित मल उपचार में सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है। अब देखिए आगे आता है यहाँ पे 4 नंबर में बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्मजीव, जैसे मिथेनोबैक्टीरियम जो गोबर गैस उत्पादन में भाग लेता है। 5 में है जैव नियंत्रक कारक के रूप में सूक्ष्मजीव, जैसे बैसिलस थुरिंजिएंसिस पीटी कॉटन के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये बात सभी को याद रखनी है। 6 में है नाइट्रोजनी स्थिरीकरण में सूक्ष्मजीव, जैसे एजेटोबैक्टर, राइजोबियम तथा नाइट्रोसोमोनास जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में प्रमुख रूप से भाग लेता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 है घरेलू उत्पादों में सूक्ष्मजीव की भूमिका का वर्णन करें। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, 5 अंक यहाँ से ले जाइए। उत्तर हो जाएगा घरेलू उत्पादों में हम प्रतिदिन सूक्ष्मजीवों अथवा उनसे व्युत्पन्न उत्पादों का प्रयोग करते हैं। इसका सामान्य उदाहरण दूध से दही का उत्पादन है। लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्मजीव जिन्हें सामान्यतः लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB कहते हैं, दूध में वृद्धि करते हैं और उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। वृद्धि के दौरान ये बैक्टीरिया लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करता है जो दुग्ध प्रोटीन को अस्कंदित यानी कि फर्मेंटेड तथा आंशिक रूप से पचा देता है। दही की थोड़ी सी मात्रा निवेश द्रव्य अथवा आरंभिक रूप में ताजे दूध में मिलाया जाता है। इस निवेश द्रव्य में लाखों करोड़ों की संख्या में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं जो अनुकूल ताप पर कई गुना वृद्धि कर दूध को दही में बदल देते हैं। आगे है चावल दाल से बना ढीला आटा जिसका प्रयोग डोसा, इडली जैसे आहार बनाने में किया जाता है, वो भी बैक्टीरिया द्वारा किण्वित होता है। इस आटे में फूली उभरी शक्ल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्पादन के कारण होती है। इसी प्रकार ढीला ढाला आटा जिससे ब्रेड बनाया जाता है उसमें बेकर यीस्ट यानी कि सैक्रोमाइसीज सेरेविस का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 है जो कि 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो जो पूछे गए वो तो और इम्पोर्टेंट रहते हैं। कह रहा है औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्मजीव की भूमिका का वर्णन करें। तो उत्तर हो जाएगा औद्योगिक दृष्टिकोण से जीवाणु की मदद से विभिन्न प्रकार के मानवोपयोगी उत्पादों को बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। सूक्ष्मजीवियों से तैयार विभिन्न औद्योगिक उत्पादों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। ए में है यहाँ पे किण्वित पेय यानी कि फर्मेंटेड बेवरेज। ईस्ट के प्रयोग से किण्वन क्रिया द्वारा एथेनॉल का निर्माण होता है जिसके फलस्वरूप ब्रांडी, व्हिस्की, रम आदि का उत्पादन होता है और ये सभी बहुत ही खतरनाक होते हैं। प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक्स। प्रतिजैविक एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जिसका निर्माण सूक्ष्मजीवों के उपापचयी क्रियाओं द्वारा होता है।
एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक को खोजा। सी में आता है रसायन, एंजाइम तथा अन्य जैव सक्रिय अणु। सूक्ष्मजीव का उपयोग विभिन्न प्रकार के उत्पादन में निम्न प्रकार किया जाता है। पहला में है अल्कोहल एवं एसीटोन का निर्माण क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटालिकम नामक जीवाणु द्वारा। दूसरा में आता है यहाँ पे विभिन्न कार्बनिक अम्लों का निर्माण जीवाणुओं द्वारा, जैसे सिट्रिक अम्ल का उत्पादन एस्परजिलस नाइजर नामक कवक द्वारा। तीसरा में आता है एंजाइम का निर्माण, जैसे फल रस को साफ करने में पेक्टिनेज का प्रयोग तथा कपड़ों की धुलाई में क्या आता है लाइपेज का प्रयोग। और डी में है अन्य जैव सक्रिय अणु, जैसे साइक्लोस्पोरिन ए का निर्माण ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक द्वारा, जो किडनी प्रत्यारोपण के दौरान इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग के रूप में किया जाता है। अब आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये भी क्वेश्चन 2016 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, 5 अंक ले जाइए। देखिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग पादप रोगों तथा पीड़कों के जैव नियंत्रण कारक के रूप में कैसे किया जाता है, और ये 2016 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो उत्तर हो जाएगा पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग ही जैव नियंत्रण है। आधुनिक समाज में यह समस्याएं रसायनों, कीटनाशियों तथा पीड़कनाशियों के बढ़ते हुए प्रयोगों की सहायता से नियंत्रित की जाती है। ये रसायन मनुष्यों तथा जीव जंतुओं के लिए अत्यंत ही विषैले तथा हानिकारक हैं। ये पर्यावरण, मृदा, भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं तथा फलों, साग सब्जियों और फसलों पर भी हानिकारक प्रभाव डालते हैं। खरपतवारनाशियों का प्रयोग खरपतवार को हटाने में किया जाता है। अब पीड़क यानी कि पेस्ट तथा रोगों का जैव नियंत्रण। कृषि में पीड़कों के नियंत्रण की यह विधि रसायनों के प्रयोग की तुलना में प्राकृतिक परभक्षण यानी कि प्रीडिएटर पर अधिक निर्भर करती है। ऑर्गेनिक फार्मर कृषक के अनुसार जैव विविधता ही स्वास्थ्य की कुंजी है। भूदृश्य पर जितनी अधिक किस्में होंगी वह उतनी ही अधिक स्थायित्व प्रदान करती है। अतः ऑर्गेनिक फार्म कृषक एवं तंत्र को विकसित करने के लिए कार्य करते हैं, जिसमें कीट उन्मूलित न हो, वे इसके बजाय उन्हें नियंत्रणीय स्तर पर एक जीवित तथा कंपायमान पारिस्थितिक तंत्र के भीतर संतुलित तथा जांच के जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं। इस प्रकार जैव नियंत्रण विधि से विषाक्त रसायन तथा पीड़कनाशियों पर हमारी जो आश्रित है वह काफ़ी हद तक घट जाएगी। कुछ प्रमुख जीव जो पीड़क पेस्ट को नियंत्रित करते हैं निम्नलिखित है। पहला में आता है बैसिलस थुरिंजिएंसिस, जो बटरफ्लाई कैटरपिलर के नियंत्रण में किया जाता है। अब दूसरा में आता है यहाँ पे ट्राइकोडर्मा, एक फंगस है जो विभिन्न पादप रोगजनकों के प्रभावशील जैव नियंत्रण में भाग लेता है। तीसरा में आता है यहाँ पे बैक्यूलोवायरसिस, ऐसे रोगजनक हैं जो कीटों तथा संधिपादों यानी कि ऑर्थोपॉड्स पर नियंत्रण करते हैं। प्रश्न संख्या 8 है बायोगैस क्या है। बायोगैस उत्पादन एवं इसके उपयोग में सूक्ष्मजीवों की भूमिका का वर्णन करें। तो उत्तर हो जाएगा बायोगैस सूक्ष्मजीवीय गतिविधि से प्राप्त विभिन्न गैसों का मिश्रण है। इसमें मीथेन प्रमुख है, परंतु इसके साथ CO2 एवं H2 भी रहता है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ऐसे सूक्ष्मजीवों को मिथेनोजेंस कहते हैं। मुख्यतः मिथेनोबैक्टीरियम ऐसे जीवाणु सामान्यतः सीवेज ट्रीटमेंट के दौरान प्राप्त एनएरोबिक स्लज में पाया जाता है। इसके अलावा पशुओं के रूमेन में पाया जाता है। बायोगैस का उपयोग प्रमुखतः रसोई एवं प्रकाश हेतु किया जाता है। आगे है यहाँ पे बायोगैस निर्माण की 3 प्रमुख अवस्थाएं निम्नलिखित है। स्टेज 1 में है यहाँ पे प्रोटीन, वसा, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज जो कि घुलनशील पदार्थ है, डिकम्पोजर, माइक्रोब्स। अब स्टेज 2 में आता है फर्मेंटिव माइक्रोब्स, इसे कार्बनिक अम्ल कहते हैं। और तीसरा में आता है बायोगैस मीथेन प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मीथेनोजेनिक जीवाणु। ओके, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दे। चैनल पे रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। अगर आपको इसका PDF प्राप्त करना है तो उसके लिए सिंपली टेलीग्राम पे जाएंगे और चैनल का नेम सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप,
जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, क्लिक करके आप सभी ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे बहुत सारे PDF हैं। अगर आपको प्लेलिस्ट विजिट करना है और भी वीडियोस देखने हैं परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर NCERT बुक के, तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं बिहाइंड द सीन वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।